जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की नई वीडियो जो है उसका मौजू है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स और ये एपिसोड नंबर 3 है। इससे पहले जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर आप 2 वीडियो जो है वो देख चुके हैं और उनसे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। आज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर तीसरी वीडियो है। उम्मीद है इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को समझने के सिलसिले में ये वीडियो भी जो है आपके लिए बड़ी मुआवन साबित होगी। आज की इस वीडियो की नुमायाँ खसूसियत ये है कि इसके अंदर सिर्फ प्लेटो यानी अफलातून के बारे में MCQs जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जबकि जो पहली वीडियोस आपने देखी हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर उनके ऊपर जो MCQs तैयार किए गए हैं उनमें प्लेटो से लेकर एरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो और जर्मी बेंथम, कार्ल मार्क्स, बहुत सारे जो सियासी मुफक्रीन हैं, जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं, उनके ऊपर MCQs जो हैं वो तैयार किए गए थे। लेकिन आज की इस वीडियो की इनफरादियत ये है कि इसमें सिर्फ MCQs का जो सिलसिला है वो प्लेटो तक महदूद है। इसमें प्लेटो की ज़िंदगी के बारे में, उसके सियासी नज़रियात के बारे में, उसका जो वर्क है, उसकी जो मुख्तलिफ तसानीफ़ हैं, उनके बारे में जो है MCQs जो हैं वो तैयार किए गए हैं। गोया इस वीडियो को देखने के बाद जहाँ तक प्लेटो का ताल्लुक है तो उसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा मवाद जो है वो आपको हासिल हो जाएगा। और उसमें वैसे भी काफ़ी MCQs तकरीबन 50 के लगभग MCQs शामिल किए गए हैं। तो एक कम्प्रीहेंसिव स्टडी जो है ये इसको कहा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में ये वीडियो आपके लिए बहुत मुआवन साबित होगी। तो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, चाहे वो BS का स्टूडेंट है, या वो लेक्चरशिप के लिए जा रहा है, वो PMS में जा रहा है, या वो CSS और NTS के लिए जा रहा है, तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है वो ख़ुसूसी अहमियत की हामिल है। इस वीडियो के अंदर आप क्या देखेंगे, एंशियंट ग्रीक यानी कदीम यूनान के बारे में और प्लेटो के बारे में। तो एंशियंट ग्रीक जो है, कदीम यूनान की जब इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है तो एंशियंट ग्रीक से मुराद कदीम यूनान है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जो यूनान है, डेट इज़ कॉल्ड एंशियंट ग्रीक। और इस वक्त जो यूनान है वो जदीद यूनान जो है वो शुमार होता है। तो कदीम यूनान के हवाले से जो है मुख्तलिफ जो सियासी मुफक्रीन हैं, ख़ास तौर पे 3 लोग जो हैं, 3 अजीम नाम जो हैं, सुक्रेटिस है, प्लेटो है और एरिस्टोटल है। तो ये 3 फ़िलासफ़र जो हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर भी शामिल होते हैं और इन्हीं की ज़िंदगी के बारे में जो है वो ज़्यादातर MCQs जो हैं वो पेपर के अंदर जो है वो आते हैं। तो आज प्लेटो की ज़िंदगी के बारे में, प्लेटो के सियासी नज़रियात के बारे में, उसकी सोच और फ़िक्र के बारे में और उसकी जो मुख्तलिफ तसानीफ़ हैं उनके बारे में जो है वो MCQs का सिलसिला जो है वो हमने शुरू किया है। MCQs का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी स्टेट्स ऑफ एंशियंट ग्रीक, एथेंस और स्पार्टा। तो जो कदीम यूनान था उसमें 158 सिटी स्टेट्स थी, जिनके अंदर 2 सिटी स्टेट्स अपनी इनफरादियत की वजह से बहुत ज़्यादा मुनफरद थी। उनमें एथेंस का नाम है और दूसरी जो है वो स्पार्टा का नाम है। तो ये एथेंस और स्पार्टा जो है दे वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी स्टेट्स ऑफ एंशियंट ग्रीक। मैं आपको मज़ीद इस सिलसिले में बताना चाहता हूँ कि सिटी स्टेट यानी शहरी रियासत से मुराद कदीम यूनान की रकबे और आबादी के अतबार से छोटी छोटी रियासतें थीं। तो कदीम यूनान जो है वो बुनियादी तौर पे एक पहाड़ी इलाका था और वहाँ पे मुख्तलिफ दरिया और नदी नाले जो बहते थे। तो मुख्तलिफ पहाड़ों के दरमियान जो मुख्तसर सी आबादी होती थी, जो छोटी सी आबादी होती थी, वो आबादी जो है वो बाकायदा तौर पर सिटी स्टेट यानी छोटी रियासत का दर्जा रखती थी।
तो जोग्राफी तौर पे जो है ये सिटी स्टेट जो थी, इनकी तादाद जो थी वो 158 रियासतों पर मुश्तमिल थी। आगे चलते हैं। एथेंस, एथन का नाम सुनते ही जाए, ये एथन भी लिखा होता है और एथेंस भी लिखा होता है। तो एथेंस की जो सिटी स्टेट थी वो क्या थी? सेंटर ऑफ कल्चर, सिंबल ऑफ विजडम, सेंटर ऑफ एजुकेशन और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये एथेंस की जो सिटी स्टेट थी उसके जो मेन फीचर्स हैं कि वहाँ पे कल्चर और तहजीब का रंग बड़ा नुमाया था, सिंबल ऑफ विजडम था। सिंबल ऑफ विजडम का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है कि सुक्रेटिस का तल्लुक एथेंस के साथ था, प्लेटो का तल्लुक जो है एथेंस के साथ था, और जो एरिस्टोटल है वो भी जो है एथेंस के जो है वो सुकरात अफलातून का वो शागिर्द था, तो वो भी एथेंस के जो है वो उसने तालीम हासिल की। तो ये विजडम की अलामत है, ये अक्ल की और जहानत की जो है अलामत जो है वो एथेंस को उस दौर में समझा जाता था। और सेंटर ऑफ एजुकेशन था। इस एथेंस के अंदर जो है जो अफलातून है, एरिस्टोटल जो है उसने लाइसियम के नाम से एक इंस्टीट्यूशन, एक एकेडमी कायम की थी, और प्लेटो ने भी जो है एकेडमी के नाम से एक वहाँ पे इदारा, स्कूल जो था वो कायम किया था। तो वहाँ पे एजुकेशन भी थी और डेमोक्रेटिक सिस्टम था, यानी जमहूरियत जो है वहाँ पे जो थी पाई जाती थी। ये अलग बात है कि वहाँ का जो जमहूरी निज़ाम था वो इतना करप्ट हो चुका था कि उस जमहूरी निज़ाम ने जो है सुक्रेटिस जैसे अजीम इंसान को जो था वो जहर का प्याला पीने के ऊपर मजबूर कर दिया था। तो ये डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल सिस्टम था एथेंस का, उसने जो है वो उस जहानत का जो है वो ख़ात्मा कर दिया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्पार्टा। जो स्पार्टा की शहरी रियासत है उसके फीचर्स क्या हैं? मिलिट्री स्टेट। स्पार्टा बेसिकली की मिलिट्री ताकत थी, वो एक मिलिट्री स्टेट थी। वेरियस उसकी जो उसका खसूसियत थी, वेरियर्स यानी वो जंगजू थी। ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या थे? द स्ट्रांगर शुड सर्वाइव एंड द वीकर्स मस्ट बी पेरिश्ड। ये उसका ऑब्जेक्टिव था, जो स्लोगन कह सकते हैं स्पार्टा का, द स्ट्रांगर्स शुड सर्वाइव यानी ताकतवर जो है बच जाएंगे, एंड द वीकर्स मस्ट बी पेरिश्ड, और जो कमज़ोर होंगे वो तो बहुत बर्बाद हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये फ़िलासफ़ी जो है गलत साबित हुई है। स्पार्टा को जो है आज उसकी जो फ़ौजी हुकूमतें थीं, जो वो फ़ौजी ताकत थी, उसको आज कोई नहीं जानता। लेकिन एथेंस जो विजडम की अलामत थी, जो मुनफरिद थी तालीम के सिलसिले में, एथेंस को सब लोग जानते हैं। सुक्रेटिस को सब दुनिया जानती है, प्लेटो को पूरी दुनिया जानती है, एरिस्टोटल को पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जो स्पार्टा की जो फ़ौजी ताकत थी, जो वहाँ के फ़ौजी हुक्मरान थे, जो वो ताकत की सिंबल उस वक़्त थी पूरी यूनान के अंदर, सिटी स्टेट्स के अंदर सबसे बड़ी ताकत थी। अब ये कह सकते हैं कि उस दौर के अंदर जो स्पार्टा है, डेट वाज जस्ट लाइक अमेरिका। लेकिन स्पार्टा को जो है वो, स्पार्टा के जो फौजी हुक्मरान थे उनको कोई नहीं जानता। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि अफलातून, सुकरात, अरस्तु, इनके नाम से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। और आज इन्हीं की फ़िलासफ़ी, ये जो पूरा यूरोप है, पूरा जो मगरब है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम की बुनियाद जो है वो इन्हीं लोगों के फ़लसफ़े के ऊपर रखी गई है। सुकरात के, अफलातून और अरस्तु के नज़रियात के ऊपर रखी गई है। स्पार्टा के नज़रियात के ऊपर जो है वो इनकी नहीं रखी गई। तो गोया ये जो उनका कहना है, द स्ट्रांगर्स शुड सर्वाइव एंड द वीकर्स मस्ट बी पेरिश्ड, तो ये दुरुस्त साबित नहीं हुआ। अगर ये दुरुस्त होता तो आज जो है, आज हम एथेंस के फ़िलासफ़र्स के मतलब ना पढ़ रहे होते, बल्कि स्पार्टा के जो फ़ौजी हुक्मरान थे, जो फ़ौजी ताकत थी, उसके मतलब जो था वो पढ़ रहे होते। नेक्स्ट देखते हैं। द एंड ऑफ द सिटी स्टेट्स वाज टू प्रमोट विर्चू, इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये जो कदीम यूनान है, ये जो शहरी रियासतों का दौर है, ये बड़ा खूबसूरत दौर है। यहाँ पे इनकी खसूसियात, इनके फ़ीचर्स बड़े मुनफरिद हैं। तो आप देखें कि द एंड ऑफ द सिटी स्टेट्स यानी जो शहरी रियासतें थीं, उनका मकसद क्या था? वाज टू प्रमोट विर्चू, नेकी को फ़रोग देना, इक्वालिटी, मुसावात,
और जस्टिस और इंसाफ, यानी शहरी रियासतें जो हैं उनका जो बुनियादी मकसद था वो नेकी, इक्वलिटी यानी मुसावात, और जस्टिस यानी इंसाफ को प्रमोट करना था। बहुत खूबसूरत उनके मकसद थे। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटो जो है वो उसके ऊपर MCQs का सिलसिला शुरू होता है। प्लेटो जो है वो 427 BC को पैदा हुआ, बिफोर क्राइस्ट, एंड 399 BC को उसका इंतकाल हो गया। यानी प्लेटो जो है उसकी जो पैदाइश है वो 427 BC यानी कबल मसीह को हुई, और 399 BC कबल मसीह को उसका इंतकाल हो गया था। इसके MCQs देखते हैं। प्लेटो वाज बॉर्न इन द सिटी ऑफ स्पार्टा, एथेंस। द करेक्ट ऑप्शन इज एथेंस। प्लेटो जो है वो एथेंस में पैदा हुआ था, लेकिन दिलचस्प बात यह है वो पैदा तो एथेंस में हुआ, और उसका जो उस्ताद था जो सुक्रेटिस है उसका तल्लुक भी एथेंस के साथ था, लेकिन प्लेटो जो है वो स्पार्टा के सियासी निज़ाम से, स्पार्टा के निज़ाम तालीम से बहुत ज़्यादा मुतासर था। एथेंस में पैदा हुआ, उसने अपनी एकेडमी भी एथेंस में कायम की, लेकिन स्पार्टा के निज़ाम हुकूमत से प्लेटो बहुत ज़्यादा मुतासर नज़र आता है। प्लेटो बिलोंग टू ए फैमिली, रॉयल फैमिली, पुअर फैमिली। द करेक्ट ऑप्शन इज रॉयल फैमिली। प्लेटो जो है वो उसका तल्लुक एक रॉयल फैमिली के साथ था। उसका बाप बहुत अमीर आदमी था उस दौर का, और वो रॉयल फैमिली का हिस्सा जो था वो शुमार होता है। The next MCQ is the original name of Plato was Aristotle. Why he was called Plato? यानी प्लेटो जो है उसका जो असल नाम है वो है एरिस्टॉकल्स, एरिस्टॉकल्स। Why he was called Plato? उसको प्लेटो क्यों कहा जाता है? Because of his wisdom, यानी उसकी जहानत और अकल की वजह से, because of his sterling body and breadth of his shoulders. The second option is correct, क्योंकि उसका जिस्म जो है वो बहुत भारी और भद्दा जिस्म था, और उसके जो शाने थे, शोल्डर्स थे, वो बहुत चौड़े और थे। तो उसकी जो जिसामत थी, उसकी जिसामत की वजह से जो है वो उसको प्लेटो कहा जाता था। तो जो सोक्रेटिस है जो उसका उस्ताद था, वो जो है वो एरिस्टॉटल्स को, जिस तरह अमूमन कल्चर हमारे यहाँ भी ऐसा कल्चर होता है कि बहुत सारे जो उस्ताज़ा होते हैं बाज़ का बच्चों को उनकी अदात की वजह से या उनकी किसी खसूसियत की वजह से उनका कोई निक नेम रख लेते हैं। तो जो सोक्रेटिस था उसने भी प्लेटो का एक निक नेम रखा, प्लेटो। खुरदरा सा उसका जिस्म था और भद्दा सा जिस्म था, कोई ऐसा कोई इतना वो खूबसूरत नहीं था, लेकिन उसकी जो जहानत है, उसके जो आइडियाज़ हैं वो बड़े खूबसूरत थे, तो उस वजह से उसको जो है प्लेटो का नाम दिया गया था। द नेक्स्ट MCQ इज प्लेटो वाज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड विद द एक्सिक्यूशन ऑफ हिज टीचर्स डेथ। इसमें आ गई है कंपोजिंग की गलती, जैसा कि मोमन आप देखते हैं कि कोई ना कोई गलती आ जाती है। ये है टीचर। प्लेटो वाज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड विद द एक्सिक्यूशन ऑफ his teacher's death, his teacher's सोक्रेटिस, यानी उसका जो उस्ताद था जो सोक्रेटिस है, जब उसको सज़ाए मौत दी गई, उसको जहर का प्याला पीने के ऊपर मजबूर कर दिया गया और उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, और उसका जो एथेंस का जो सियासी निज़ाम था, जो वहाँ के जमहूरी निज़ाम था, जो वहाँ का अदालती निज़ाम था, उसके अंदर इतनी बड़ी खामी थी कि वो ये ना जान सका कि सुकरात सच्चा है या झूठा है। और वहाँ के जो लोग सुकरात के ख़िलाफ़ थे वो इतने ताकतवर थे, इतने बासर थे कि वो सियासी निज़ाम से सुकरात के ख़िलाफ़ ताकत के ज़ोर पर, असर और रसूख के ज़ोर पर वो फ़ैसला लेने में कामयाब हो गए। तो जब उसको जहर का प्याला पिलाया गया, उसकी मौत वाक़या हो गई, तो सुकरात जो है उसके मुफाद के पास जो है प्लेटो बहुत ज़्यादा जो था वो मायूस हुआ था। द नेक्स्ट MCQ इज प्लेटो वंडर्ड अबाउट
for 12 years in India, Japan, France, Italy. सेकंड ऑप्शन है पर्शिया, इजिप्ट, अफ्रीका, इटली, सिसिली। यानी प्लेटो जो है वो तकरीबन 12 साल तक जो है उसने मुख्तलिफ मुल्कों की सियाहत की। प्लेटो वांडर्ड अब्रॉड फॉर 12 years in। तो करेक्ट ऑप्शन इज पर्शिया, इजिप्ट, अफ्रीका, इटली एंड सिसिली। द नेक्स्ट MCQ इज द मोस्ट prominent work of Plato is the Laws, the Republic। द करेक्ट ऑप्शन इज द रिपब्लिक। जो प्लेटो है उसके और भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसा कि द लॉज है, द रिपब्लिक है, द स्टेट्समैन है। तो इन तीनों में से जो है सबसे मुनफरिद उसका काम जो है द रिपब्लिक है। मैं एक और चीज़ आपको वजाहत करता चलूँ कि जो प्लेटो है उसकी और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हमारा कंसर्न जो है उसकी सिर्फ उन किताबों के साथ है जिसके अंदर उसने अपना पॉलिटिकल फ़लसफ़ा जो है, सियासी फ़लसफ़ा, सियासी नज़रियात जो हैं वो पेश किए हैं, जिनके अंदर उसने हुकूमत, रियासत और हुकूमत के मुख्तलिफ अदारों से बात की है। और वो उसकी 3 किताबें हैं जिनके अंदर उसने अपना सियासी फ़लसफ़ा बयान किया है, द लॉज, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन। द नेक्स्ट MCQ है द रिपब्लिक वाज रिटन इन 300 BC, 386 BC। द करेक्ट ऑप्शन इज 386 BC, यानी 386 कबल मसीह को द रिपब्लिक जो है, अफलातून की जो किताब है द रिपब्लिक, ये लिखी गई थी। द नेक्स्ट MCQ इज प्लेटो बिलीव्स इन द गवर्नमेंट ऑफ रिच मैन एंड कैपिटलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स एंड फिलासफर्स। क्वेश्चन है प्लेटो बिलीव्स इन द गवर्नमेंट ऑफ, यानी प्लेटो जो है वो किस किस्म की हुकूमत पर यकीन रखता था, रिच मैन, अमीर आदमियों की, और कैपिटलिस्ट और सरमायादारों की हुकूमतों पर, या इंटेलेक्चुअल्स एंड फिलासफर्स। द करेक्ट ऑप्शन इज इंटेलेक्चुअल्स एंड फिलासफर्स। इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि प्लेटो ने जो अपनी आइडियल स्टेट जो पेश की, आइडियल स्टेट का जो नज़रिया पेश किया, उसके बादशाह के लिए, उसके सरबराह के लिए उसने ज़रूरी करार दिया कि वो फ़िलासफ़र होगा, फ़लसफ़ी होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लेटो जो है वो किस किस्म की सोच का मालिक था कि उसने अपनी आइडियल स्टेट के लिए, बादशाह के लिए ज़रूरी करार दिया कि वो फ़लसफ़ी हो। द नेक्स्ट MCQ इज़ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ स्पार्टा वाज अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, स्टेट कंट्रोल। दोबारा क्वेश्चन देखिएगा, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ स्पार्टा वाज अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ। द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेट कंट्रोल। यानी स्पार्टा की जो शहरी रियासत थी, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि जो प्लेटो है वो था तो एथेंस के से तल्लुक़ था, लेकिन वो स्पार्टा के निज़ाम से बहुत ज़्यादा मुतासर था। और स्पार्टा की जो शहरी रियासत थी उसका जो निज़ाम तालीम था वो टोटली जो है वो रियासत के कंट्रोल में था, वहाँ प्राइवेट तालीम की इजाज़त नहीं थी। तो बच्चा जो है जब पहले दिन स्कूल जाता है तो उस दिन से लेकर ऑनवर्ड वो चाहे जितनी तालीम हासिल करता है उसको रियासत के ज़ेर इंतज़ाम जो है तालीमी इदारों के अंदर तालीम हासिल करना होगी, वो प्राइवेट तालीम हासिल नहीं कर सकता था। जबकि एथेंस के अंदर जो है प्राइवेट तालीम की जो थी वो इजाज़त थी वहाँ पे। एक उसकी वजह ये है कि स्पार्टा जो है वो चूँकि फ़ौजी रियासत थी और वो एक फ़ौजी ताकत थी, तो इसलिए ये जो फ़िलासफ़ी है कि स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, तो इसके पीछे फ़िलासफ़ी ये होती है कि इसके ज़रिए रियासत को इसमें बड़ी मदद मिलती है कि वो जिस तरह के लोग तैयार करना चाहती है या जिस तरह के लोग उसकी ज़रूरत होते हैं नज़रियाती एतबार से, फ़िक्री एतबार से, तो रियासत जो है वो उनको उसी किस्म की तालीम देकर उन्हीं नज़रियात का हामिल बना लेती है। अगर तालीम प्राइवेट सेक्टर के अंदर होगी तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है
कि वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी मर्ज़ी का निसाब पढ़ाता है, अपनी मर्ज़ी की सोच और फ़िक्र पैदा कर देता है, और जो रियासत की जो सोच और फ़िक्र होती है, बाज़ का प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग तालीम हासिल कर रहे होते हैं उनकी सोच और रियासत की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें तज़ाद पाया जाता है। तो एथेंस जो है उसमें तो प्राइवेट सेक्टर की गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन स्पार्टा के अंदर जो है निज़ाम तालीम जो है डेट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है प्लेटो फर्मली बिलीव्ड दैट एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट प्राइवेट सेक्टर। ये उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन है। प्लेटो फर्मली, वो तो था कि स्पार्टा की शहरी रियासत का निज़ाम कैसा था एजुकेशन के हवाले से, तो वो है कि स्टेट कंट्रोल वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम था। प्लेटो का नुक्ता नज़र क्या है, वो इस सवाल के अंदर जो है वो ज़हर होता है। प्लेटो फर्मली बिलीव दैट एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। प्लेटो इस बात के ऊपर बहुत पुख्ता यकीन रखता है कि जो निज़ाम तालीम है वो रियासत के ज़ेर कंट्रोल होना चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं होना चाहिए। ये बात उसकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं भी जो है ज़ाती तौर पे जो है यही समझता हूँ कि निज़ाम तालीम जो है वो मुकम्मल तौर पर रियासत के कंट्रोल में होना चाहिए, या कम अज़ कम जो निसाब है वो रियासत के मुकम्मल कंट्रोल में होना चाहिए। जो ये हमारे यहाँ जो बात चलती है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो अदारे काम कर रहे हैं, जो बड़े प्राइवेट सेक्टर हैं, वहाँ निसाब भी वो अपना पढ़ाते हैं, तो जैसे रियासत के अंदर जो है वो एक फ़िक्री इंतशार जो है पैदा होता है। तो लिहाजा ज़रूरी होता है कि जिस रियासत के अंदर आप रह रहे हैं उसका निज़ाम तालीम उसी रियासत के कंट्रोल में हो, और ख़ास तौर पे जो निसाब है वो जो है उसके ऊपर रियासत की जो है गिरफ्त मजबूत हो, और वही निसाब पढ़ाया जाए जो रियासत जो है वो डिज़ाइन करती है। प्राइवेट निसाब पढ़ाने की इजाज़त जो है वो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ रियासत के अंदर जो है फ़िक्री इंतशार और बदअमनी जो है वो पैदा हो सकती है। द नेक्स्ट MCQ इज इट ट्रू दैट प्लेटोज कम्युनिज्म इज कंसीडर्ड हाफ कम्युनिज्म? येस और नो? द करेक्ट ऑप्शन इज येस। दोबारा सुनिएगा, इज इट ट्रू, क्या ये दुरुस्त है, दैट प्लेटोज कम्युनिज्म इज कंसीडर्ड हाफ कम्युनिज्म? तो प्लेटो जो है उसने जो अपना नज़रिया कम्युनिज्म पेश किया है, जो इज्तिमालियत का नज़रिया उसने पेश किया है, उसे हाफ कम्युनिज्म कहते हैं। यानी उसका जो कम्युनिज्म है वो रियासत के तमाम शहरियों के लिए नहीं है। प्लेटो रियासत के शहरियों को 3 तबकात में तकसीम करता है। एक मज़दूर तबका है, दूसरा फ़ौजी तबका है, तीसरा जो है वो हुक्मरान तबका है। प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो सिर्फ हुक्मरानों और फौजियों के लिए है, गार्डियन क्लास के लिए है, लेबर्स के लिए नहीं है। लेबर्स को जो है वो जायदाद बनाने, शादी करने की, बच्चे पैदा करने की वो इजाज़त देता है। लेकिन जो प्लेटो है वो जो पहले 2 तबकात हैं जिसमें सियासी हुक्मरान हैं और इसके अलावा जो फ़ौजी हैं उन्हें ना तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की इजाज़त वो देता है और ना ही उन्हें परमानेंट शादी की इजाज़त देता है। इस हवाले से प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो निसफ कम्युनिज्म, हाफ कम्युनिज्म कहलाता है। जबकि कार्ल मार्क्स ने जो मौजूदा दौर के अंदर जदीद कम्युनिज्म जो पेश किया वो मुकम्मल वो रियासत के तमाम शहरियों के लिए है, यकसा है, उसमें कोई तरह का इम्तियाज़ जो है वह कायम नहीं किया गया। द नेक्स्ट MCQ इज प्लेटोज स्कीम ऑफ कम्युनिज्म वाज अप्लाइड टू द ओनली गार्डियन क्लास। गार्डियन क्लास से मुराद है रूलर्स एंड मिलिट्री, ऑल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। ये मैं भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। प्लेटोज स्कीम ऑफ कम्युनिज्म वाज अप्लाइड टू द, यानी प्लेटो का जो कम्युनिज्म का जो स्कीम है, कम्युनिज्म का जो नज़रिया है वो अप्लाई किसके ऊपर अप्लाई करता है? सिर्फ गार्डियन क्लास पर यानी रूलर्स पर और मिलिट्री पर, या रियासत के तमाम शहरियों पर, तमाम तबकात पर? द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली गार्डियन क्लास यानी रूलर्स एंड मिलिट्री। The next MCQ is who is considered the father and exponent of fascism? Machiavelli or Plato?
द करेक्ट ऑप्शन इज प्लेटो। प्लेटो पहला सियासी मुफक्कर है जिसने फाशिज़म के ऊपर अपने नज़रियात पेश किए, इसलिए प्लेटो जो है उसको फादर ऑफ एंड एक्सपोनेंट ऑफ फाशिज़म जो है वो कहा जाता है। इज इट ट्रू दैट प्लेटो वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी? नो, यस। इज इट ट्रू, क्या ये दुरुस्त है, दैट प्लेटो वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि वो जमहूरियत के खिलाफ था? द आंसर इज यस। उसकी मुखालफत की वजह क्या थी? उसकी मुखालफत की वजह यह थी कि प्लेटो ये समझता था कि जमहूरियत जो है उसकी वजह से ये एथेंस का जो जमहूरी निज़ाम है उसके अंदर जो है उसके उस्ताद यानी सुक्रेटिस को जो है सज़ाए मौत दे दी गई, और उसको सच बोलने के ऊपर, यानी उसने सच बोला और सच बोलने के जुर्म में जो है उसको जो है वो सज़ाए मौत दे दी गई। तो उसका जो जमहूरियत पे जो ईमान था वो ख़त्म हो गया। उसने कहा कि ये कैसा निज़ाम है कि जो जिसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो ये जान सके कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, और दुरुस्त क्या है, गलत क्या है, नेकी क्या है, बुराई क्या है। तो जिस सिस्टम के अंदर इतनी पहचान करने की सलाहियत नहीं है, वो सिस्टम कभी भी जो है वो अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए प्लेटो जो है जब उसके एथेंस के जमहूरी निज़ाम के अंदर उसके अजीम उस्ताद सुकरात को सज़ाए मौत दी गई, तो प्लेटो जो था वो जमहूरियत के सख्त खिलाफ हो गया था। द नेक्स्ट MCQ इज द वर्ड फिलासफी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सोफिया विच मीन्स इन इंग्लिश लव फॉर मनी, लव फॉर विजडम। दोबारा सुनिएगा, द वर्ड फिलासफी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सोफिया विच मीन्स इन इंग्लिश, यानी लफ्ज़ फ़िलासफ़ी जो है, ये जो फ़िलासफ़ी का लफ्ज़ है ये कदीम यूनान के लफ्ज़ सोफिया से अख़ज़ किया गया है, और सोफिया का मतलब है लव फॉर विजडम, यानी अक्ल से मोहब्बत। द नेक्स्ट MCQ इज फिलासफी रेफर्स टू सर्च फॉर गवर्नमेंट ट्रूथ। द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रूथ। फिलासफी जो है, फिलासफी का काम क्या है? सच्चाई को तलाश करना, हकीकत को तलाश करना, तो ये फिलासफी का काम है। सर्च ऑफ ट्रूथ, सर्च ऑफ रियलिटी, ये मैनों में जो है वो इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट MCQ इज पॉलिटिकल फिलासफी डील्स विद द फिनोमेना ऑफ हाउ टू अर्न एंड स्पेंड मनी, पॉलिटिक्स, स्टेट एंड गवर्नमेंट। दोबारा सुनिएगा, पॉलिटिकल फिलासफी डील्स विद द फिनोमेना ऑफ, यानी पॉलिटिकल फिलासफी जो है वो किस मसले से जो है वो बहस करती है या किस मसले से इसका तल्लुक़ है। तो दो ऑप्शन है, हाउ टू अर्न एंड स्पेंड मनी, के दौलत कैसे कमानी है और ख़र्च कहाँ करनी है, या पॉलिटिक्स, स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल फिलासफी का जो मौजू है या पॉलिटिकल फिलासफी जो है वो पॉलिटिक्स पर, स्टेट एंड गवर्नमेंट के ऊपर बात करती है। ये उसके मौजूआत हैं, ये उसका एरिया ऑफ स्टडी है। तो पॉलिटिकल फिलासफी जो है कंसर्न्स विद politics, state and government. The next MCQ is political philosophy is that aspect of philosophy which deals with the phenomena of politics and a good political order, या earning and spending money। दोबारा सुनिएगा, political philosophy is that aspect of philosophy, यानी political philosophy जो है वो philosophy का वो पहलू है विच डील्स विद द फिनोमेना ऑफ, जो इस फिनोमेना के साथ बहस करता है, पॉलिटिक्स एंड ए गुड पॉलिटिकल ऑर्डर। यानी पॉलिटिकल फिलासफी के अंदर हम सियासत पर और एक अच्छे सियासी निज़ाम पर, हुकूमत पर, रियासत पर, इससे मुतल्लिक़ मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनके ऊपर जो है वो बहस करते हैं, या ये पॉलिटिकल फिलासफी जो है वो इससे ताल्लुक़ रखता है। The next MCQ is the ancient Greek was divided into 158 city-states due to factors religious, linguistic, geographical। यानी कदीम यूनान जो है उसको किस वजह से 158 शहरी रियासतों के दरमियान तकसीम किया गया था, या कदीम यूनान कौन से ऐसे अवामल थे जिनकी वजह से
वो 158 शहरी रियासतों के दरमियान जो था वो तकसीम था। तो उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या वो रिलीजियस थे, मजहबी अवामल थे यानी मजहबी इख्तलाफात थे, लिंग्विस्टिक ज़बान के इख्तलाफात थे यानी लोग मुख्तलिफ ज़बानें बोलते थे, या जोग्राफिकल थे। तो वो बेसिकली है जोग्राफिकल, जोग्राफियाई अवामल जो थे, क्योंकि उसका जो रकबा था कदीम यूनान का, उसकी रकबे की जो कैफियत थी, तो उसकी वजह से जो है वो उसको 158 शहरी रियासतों के दरमियान जो था वो तकसीम किया गया था। द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस हैड ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, मिलिट्री रूल। द करेक्ट ऑप्शन इज डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी एथेंस के अंदर जो है, जो एथेंस की शहरी रियासत थी, वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था वो पाया जाता था। द नेक्स्ट MCQ इज इन विच सिटी स्टेट द इंडिविजुअल्स हैड नो सेपरेट लाइफ फ्रॉम द स्टेट? एथेंस, स्पार्टा। द करेक्ट ऑप्शन इज स्पार्टा। स्पार्टा की शहरी रियासत जो थी वो चूँकि वहाँ पे आमरीत थी, डिक्टेटरशिप थी और वो फौजी रियासत थी, और वहाँ पे किसी शख्स को जो है ज़ाती जो है वो राय रखने की, ज़ाती ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त जो थी नहीं थी। हर मामला जो है, हर फेल के ऊपर जो है रियासत का मुकम्मल कंट्रोल होता था। तो रियासत की हर शख्स जो है वो रियासत की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी बसर करता था। जहाँ तक उसके निज़ाम तालीम का तल्लुक़ है, तो उसमें आप देखें कि रियासत का कंट्रोल कितना सख्त है कि वहाँ बच्चे ने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ना तो बच्चा खुद उसके बारे में डिसाइड करता है, ना ही बच्चे के वालिदैन उसके बारे में कोई फैसला कर सकते हैं। स्टेट फैसला करती है कि इस बच्चे के अंदर किस किस्म की तालीम हासिल करने की सलाहियत पाई जाती है। तो जो स्टेट स्टडी कर रही है बच्चे को, एक ऐसा सिस्टम वहाँ पे तख्लीक किया गया कि स्टेट इस बात का जायज़ा लेती है कि इस बच्चे के अंदर कौन सा शोबा अख्तियार करने की सलाहियत पाई जाती है, कि इसने किसान बनना है, इसने फ़ौजी बनना है, इसने जो है वो हुक्मरान बनना है, इसने जो है वो मज़दूर बनना है, इसने जो है वो कारखाना कायम करना है। इस बात का फ़ैसला स्टेट करती है कि उसके अंदर कौन सा काम करने की या किस शोबे के अंदर काम करने की सलाहियत पाई जाती है। तो अगर स्टेट स्टडी दुरुस्त है तो फिर तो वो अच्छे शोबे के अंदर चला जाएगा, लेकिन हो सकता है कि स्टेट के सिस्टम के अंदर ऐसा कोई खला हो कि वो दुरुस्त तौर पर बच्चे की नफ्सियात जो है उससे वाकिफ़ ना हो सके, और बच्चा जो है उसके अंदर सलाहियत तो कोई और हो, लेकिन उसको काम कोई जो है उसकी मर्ज़ी के बरक्स जो है वो करना पड़ जाए, तो फिर बच्चे के लिए जो है वो दयानतदारी के साथ काम करना मुश्किल हो सकता है। बहरहाल जो स्पार्टा की जो शहरी रियासत थी, वहाँ पे रियासत का कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है। द नेक्स्ट MCQ इज सोफिस्ट वर प्रोफेशनल टीचर्स, फार्मर्स। ये कदीम यूनान के अंदर एक तबका था जो सोफिस्ट कहलाता था। तो ये सोफिस्ट कौन थे? प्रोफेशनल टीचर्स थे या फार्मर्स थे? तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोफेशनल टीचर्स। तो ये बेसिकली उस्ताद थे और ये चलते फिरते लोगों को जो है वो तालीम देते थे, और उस तालीम के बदले में उनसे बाकायदा तौर पे मुआवजा जो है वो भी वसूल करते थे, और इनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी थे कि ये इल्ज़ाम था कि ये लोगों को रियासत के ख़िलाफ़ उकसाते हैं। हु वाज द डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस? प्लेटो, एरिस्टोटल। क्वेश्चन देख लीजिएगा, हु वाज द डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस, यानी सुकरात का शागिर्द कौन था? द करेक्ट ऑप्शन इज प्लेटो। एक होता है प्यूपल या एक होता है स्टूडेंट, और एक होता है डिसाइपल। डिसाइपल का जो दुरुस्त मतलब होता है वो है चेला, बहुत नक्शे कदम पर चलने वाला और अतात में बहुत आगे जो है वो जाने वाला। तो जो प्लेटो है, प्लेटो इज कॉल्ड द डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस। लेकिन जो एरिस्टोटल है वो प्लेटो का डिसाइपल नहीं कहलाता, वो उसका प्यूपल या स्टूडेंट कहलाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट है या जो प्यूपल है उसके अंदर एक खसूसियत पाई जाती है कि वो उस्ताद के नक्शे कदम पर नहीं चलता, उस्ताद से तालीम हासिल करता है, उसका इज़्ज़त और एहतराम तो वो बहुत करता है, लेकिन वो अपनी सोच और अपनी फ़िक्र के मुताबिक चलता है। इसलिए आप ये देखते हैं कि जो प्लेटो है
उसने सुक्रेटिस से कहीं डिसएग्री नहीं किया। जो डिसाइपल होता है वो डिसएग्री नहीं करता, वो अतात करता है। लेकिन जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल ने कई जगहों के ऊपर जो है प्लेटो से डिसएग्री किया है। बहुत सारे नज़रियात के साथ प्लेटो जो है, प्लेटो के जो नज़रियात हैं, उसका जो फ़लसफ़ा है, एरिस्टोटल ने उसको चैलेंज किया है। तो इस हवाले से जो है दोनों में जो है वो फ़र्क पाया जाता है। हु एडवोकेटेड दैट virtue is knowledge? Plato, Socrates, Aristotle. The correct option is Socrates. Which among the following is the work of Plato? The Spirit of Laws, The Laws, The Communist Manifesto, The Constitution. ये चार मुख्तलिफ बुक्स के नाम लिखे हुए हैं। द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ प्लेटो, कि दर्ज झैल जो कुतुब के नाम लिखे हुए हैं उनमें से प्लेटो की किताब कौन सी है। द करेक्ट ऑप्शन इज द लॉज, सेकंड ऑप्शन द लॉज। इसमें ये मार्क जो है वो गलत हुआ है, आप इसको दुरुस्त कीजिएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज द लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में भी गलती है, उसमें स्पेलिंग द के साथ सी लिखा हुआ है, वो भी नहीं है। द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की किताब है, द लॉज प्लेटो की किताब है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की किताब है। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एरिस्टोटल की किताब है। तो यहाँ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है द लॉज। द नेक्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड in Plato's education of philosophers? Arithmetic, algebra, astronomy, harmonics. यानी क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ये नीचे जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनमें से कौन सा सब्जेक्ट था इज नॉट इंक्लूडेड इन प्लेटोज एजुकेशन ऑफ फिलासफर्स। तो प्लेटो जो फिलासफर किंग को जो तालीम देता है उसके निसाब के अंदर जो है इन दर्ज झैल चार मज़ामीन में से कौन से मजमून की फिलासफर किंग को तालीम नहीं दी जाती थी, ये है क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन इज अलजबरा। उसको अर्थमेटिक्स भी पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाया जाता था और हार्मोनिक्स यानी म्यूज़िक वगैरह की तालीम भी दी जाती थी। द नेक्स्ट MCQ इज प्लेटो डिवाइडेड ह्यूमन सोल इनटू 3 पार्ट्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट कम्बिनेशन। यानी प्लेटो जो है जो ह्यूमन सोल है उसको 3 हिस्सों में तकसीम करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट कम्बिनेशन। तो नीचे 2 कम्बिनेशन दिए हुए हैं, उसमें से दुरुस्त कम्बिनेशन कौन सा है, रीजन, स्पिरिट, एपिटाइट, रीजन, विर्चू एंड स्पिरिट। द करेक्ट ऑप्शन इज रीजन, स्पिरिट एंड एपिटाइट। रीजन का तल्लुक सोचने के साथ होता है, स्पिरिट का तल्लुक जोश, जज्बे और ताकत के साथ होता है, शान शौकत के साथ होता है। एपिटाइट का तल्लुक जो है वो भूख के साथ, ज़रूरियात के साथ, पेट के साथ जो है वो होता है। तो रीज़न क्या है, दिमाग, सर जो है ये रीजनिंग करता है। स्पिरिट बाजू, ताकत की अलामत है, शान शौकत की अलामत है, सिंबल ऑफ पावर है ये। तो ये स्पिरिट जो है जो शो करता है, जोश, जज्बा। और एपिटाइट ये ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं ये उनको जो है ज़ाहिर करता है। तो रीजनिंग की जगह के ऊपर रियासत के अंदर क्या होता है, हुक्मरान जो हैं वो रीजनिंग करते हैं, वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो फिलासफर्स होते हैं। वो फ़हम और इदराक की मदद से जो है वो डायलॉग की मदद से, दलील की मदद से जो है रियासत का निज़ाम चलाते हैं। स्पिरिट ये फ़ौज है, ये फ़ौज की जगह के ऊपर है। तो फ़ौज के अंदर जोश, जज्बा, शान शौकत, ताकत पाई जाती है। और एपिटाइट तमाम मुख्तलिफ जो पेशों से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो मुख्तलिफ ज़रूरियात ज़िंदगी पैदा करते हैं, उनका तल्लुक़ जो है वो इसके साथ है। द नेक्स्ट MCQ इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेंट्रल कंसर्न ऑफ प्लेटोस रिपब्लिक। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेंट्रल कंसर्न ऑफ प्लेटोस रिपब्लिक, जस्टिस, विजडम, फिलासफर किंग। द करेक्ट ऑप्शन इज जस्टिस। वैसे तो इन तीनों का एक तल्लुक़ बनता है उसकी जो रिपब्लिक है, तो उसमें उसने विजडम की भी बात की है, फिलासफर किंग की भी बात की है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि
प्लेटो जो है, जो वो आइडियल स्टेट कायम करना चाहता है, तो उसके नज़दीक आइडियल स्टेट बज़ाते खुद मकसद नहीं है, वो किसी मकसद के हसूल का ज़रिया है, और वो मकसद जो है वो जस्टिस है। प्लेटोनिक जस्टिस जो है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये प्लेटोनिक जस्टिस है कि मुनासिब आदमी के लिए मुनासिब काम। तो वो दरअसल इंसाफ चाहता है। इंसाफ वो क्यों चाहता था, इसके पीछे क्या सोच थी? तो वो समझता था कि एथेंस की जो शहरी रियासत है उसके अंदर इंसाफ नहीं था, इंसाफ का फुकदान था, उसके इदारों के अंदर इंसाफ करने की सलाहियत मौजूद नहीं थी, और रियासत के अंदर ऐसे लोग जो थे वो बरसर इक़्तिदार आ गए थे जो इंसाफ के रास्ते में रुकावट थे, जिनकी वजह से उसके अजीम उस्ताद सुकरात को सज़ाए मौत दे दी गई। अब वो चाहता था कि एक ऐसी रियासत कायम हो जिसके अंदर इंसाफ हो, ताकि आइंदा किसी शख्स को जो है सच बोलने के बुनियाद पर और लोगों को सीधा रास्ता दिखाने की बुनियाद पर उसको जो है वो सज़ाए मौत जो है वो ना दी जा सके। तो इसके लिए उसने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट पेश किया, और आइडियल स्टेट की जो बुनियाद है वो इंसाफ पर है। The next MCQ is, according to Plato, the population of an ideal state should be 50,440, 5,040. The correct option is 5,040. प्लेटो की खासियत यह है कि वो फिक्स कर देता है, रियासत की आबादी फिक्स है 5,040, 5,039 भी नहीं हो सकती, 5,041 भी नहीं हो सकती। इसलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि रियासत की आबादी जो है एक फितरी अमल के ज़रिए बढ़ती रहती है, और वो कम भी होती रहती है, पैदाइश भी होती है, और लोग जो हैं वो मर भी जाते हैं, हादसात की सूरत में मर जाते हैं, या वैसे रूटीन में लोगों का इंतकाल होता रहता है। तो इसको फिक्स नहीं किया जा सकता। दुनिया में कहीं भी रियासत की आबादी जो है वो फिक्स नहीं है कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5,040 हो गई है तो मज़ीद बच्चों की पैदाइश नहीं हो सकती, या अगर 10 कम हो गए हैं तो 10 नए लोग कहाँ से लेकर आ पाएंगे, तो क्या आप इंपोर्ट करेंगे लोगों को? तो ये थोड़ा सा इसमें है प्रॉब्लम जो है, जो प्लेटोस का ये जो नज़रिया है। अलबत्ता ये है कि वो कम आबादी का हामी था, यानी वो बहुत बड़ी आबादी का हामी नहीं था, वो एक अपनी आइडियल स्टेट के लिए मखसूस कम आबादी चाहता था, लेकिन उसने जो फिक्स कर दिया है ये प्रैक्टिकेबल जो है वो नहीं है। द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ प्लेटो came in the year when he was of, the correct option is 28 years, यानी जब वो 28 साल का हुआ तो उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है एक अहम जो है था वो मोड़ आया था। प्लेटो रोट द पॉलिटिक्स, द लॉस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये नीचे 3 किताबें हैं, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है द लॉस, यानी प्लेटो ने इन 3 में से कौन सी किताब लिखी है? द लॉस। सुक्रेटिस, द टीचर ऑफ प्लेटो, was brought to trial on charges of corrupting old men youth. सुक्रेटिस जो है, जो कि प्लेटो का उस्ताद है, उसको जो है वो मुख्तलिफ उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर उसका ट्रायल किया गया। तो उसने किन को करप्ट किया था? ओल्ड मैन को, यानी बूढ़े लोगों को, यूथ को इल्ज़ाम था ये, मतलब कि ये नहीं है कि उसने यूथ को करप्ट किया था, उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि तुमने नौजवानों को रियासत के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की है। अब मैं थोड़ा सा इसमें बयान करना चाहता हूँ कि उसने क्या लोगों को उकसाया था या क्या गलत क्या बताया था। तो वहाँ जो हुक्मरान तबका था वो ये उनका फ़लसफ़ा ये था कि हमें पैदा ही हुक्मरानी के लिए किया गया है, यानी हम जो है वो हुक्मरान हैं, हम हुक्मरानी करेंगे, और जो ग़ुलाम हैं वो ग़ुलामी करेंगे, जो मज़दूर हैं वो मज़दूरी करेंगे। तो ये क्लास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वहाँ पे थी, और वो जिन नज़रियात की बुनियाद के ऊपर जो हुक्मरान तबका था वो मुस्तकिल तौर पे हुक्मरानी करता था। तो सुक्रेटिस जो है उसने लोगों को बताया कि इनके ये जो नज़रियात हैं ये खुद साख्ता हैं, ये फितरतन नहीं है, नेचुरल नहीं है, ये खुदा के दिए हुए नहीं हैं, ये नेचर के दिए हुए नहीं हैं, ये इनके खुद साख्ता हैं, ये झूठ पर मबनी हैं, और ये इन्होंने सारी चीज़ें खुद डिज़ाइन की हुई हैं
कि हम हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं, लिहाजा हमारे बच्चे भी हुक्मरान होंगे। तुम गुलामी के लिए पैदा हुए हो, लिहाजा तुम्हारे बच्चे भी गुलाम होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो डिवीज़न ऑफ सोसाइटी है, रियासत को ये जो मुख्तलिफ तबक़ात में तकसीम किया गया है, तो ये तबक़ाती तकसीम जो है ये फितरत की नहीं है, ये इन हुक्मरानों की है, लिहाजा इसको कबूल करने से इनकार कर देना चाहिए। तो उसने लोगों को सच से आगाह किया, हकीकत से आगाह किया कि सच क्या है। तो अब चूँकि लोगों को वो सच बताता था, अब वो सच ये था कि उससे जो हुक्मरान तबका था उनका इक़्तिदार ख़तरे में पड़ रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर सुकरात ने इसी तरह अपनी तबलीग जारी रखी तो ये सारे लोग जो हैं वो इसकी बातों में आ जाएंगे और हमारे ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे और हमारा जो नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी का सिलसिला चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने जो है वो सुकरात के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये नौजवानों को रियासत के ख़िलाफ़ उकसा रखा है, जबकि सुकरात जो है वो रियासत का बहुत एहतराम करता था, वो कानून का बहुत एहतराम करता था। उसके बारे में ये सोचा नहीं जा सकता था कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, लेकिन जो हुक्मरान थे वो उसको रास्ते से हटाना चाहते थे। चुनांचे उन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए और उसको सज़ाए मौत दे दी गई। एक छोटा सा वाक़या मैं इसमें शेयर करना चाहता हूँ। ये यानी रियासत के हवाले से कितनी उसकी अकीदत थी रियासत के हवाले से, और कानून पसंदी उसमें किस लेवल की थी। तो जब वो जेल में था और उसको अगले दिन जो है सज़ाए मौत जो दी जानी थी, तो उसके जो शागिर्द थे जिसमें प्रेडो भी शामिल था, तो उन्होंने जेलर्स के साथ साजबाज की, उनको कुछ रिश्वत वगैरह दी। तो देखिए रिश्वत हर दौर में चलती है, यहाँ भी अब भी चलती है, उस दौर में भी चलती थी। तो उन्होंने जो है सुकरात की रिहाई का जो था वो बंदोबस्त कर लिया और वो सुकरात तक पहुँच गए और जाकर उन्होंने सुकरात से कहा कि उस्ताद मोहतरम चलें, हमने जो है वो आपकी रिहाई का बंदोबस्त कर लिया है। तो सुकरात को जब ये पता चला कि उन्होंने जेलर्स के साथ साजबाज की है और ये मुझे इस साजबाज के चक्कर में जो है यहाँ से फ़रार करना चाहते हैं, तो सुकरात ने जो है वो जाने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि आप मुझे मौत से बचाना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐसी जगह बताएं जहाँ पे मौत नहीं है। अगर मैं यहाँ से फ़रार हो जाऊँगा और जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ मुझे मौत आ जाएगी, तो मौत तो फिर वहाँ भी आ जानी है। तो यहाँ मौत आ जाए या वहाँ आ जाए तो बात तो एक ही है, या मुझे किसी ऐसी जगह के ऊपर लेकर जाएं जहाँ मुझे मौत ना आए। तो उसने जो है वो वहाँ से फ़रार होने से इनकार कर दिया। तो बुनियादी वजह उसकी ये थी कि वो नहीं चाहता था कि वो रियासत के कानून की खिलाफ वर्जी करे। तो जब उसने पूछा अपने शागिर्दों से कि आप मुझे क्यों फ़रार करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम हैं। तो सुकरात ने कहा कि ये तो बड़ी खुशी वाली बात है कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो झूठ पर मबनी हैं, और क्या तुम ये चाहते हो कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो सच्चे होते और फिर मुझे सज़ाए मौत दी जाती। तो झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर अगर मुझे सज़ाए मौत दे दी जाएगी तो उसमें जो सिस्टम है उसकी रेपुटेशन ख़राब होगी, मेरी रेपुटेशन तो उससे ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मैं तो रास्ते पर हूँ, मैं तो सच्चा हूँ और मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं गुनाहगार जो है वो होता और मैं कोई गुनाह करता, रियासत के कानून की खिलाफ वर्जी करता और फिर मुझे सज़ाए मौत होती। तो उसने जो है इस तरह की तकरीर की और फ़रार होने से इनकार कर दिया। बहरहाल अगर आपको मौका मिले तो सुकरात के फ़लसफ़े को, उसके नज़रियात को पढ़िएगा, और ख़ास तौर पे उसकी जो सज़ाए मौत जो है जब वो जेल के अंदर था और वहाँ पे जो वो जिस तरह को उसने अपने ख़यालात का इजहार किया, वो चीज़ें पढ़ने के काबिल हैं, आप ज़रूर पढ़िएगा। द नेक्स्ट चीज़ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट एंड ट्रेजेडी इन द प्लेटोज लाइफ वाज द डेथ ऑफ हिज मेंटर सोक्रेटिस, हिज फादर अरिस्टन। यानी सुकरात की ज़िंदगी के अंदर जो सबसे जो है वो अहम वाक़या और जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो उसकी ज़िंदगी के अंदर हुई वो एक वफ़ात थी। किसकी वफ़ात? हिज मेंटर सोक्रेटिस, यानी उसका जो उस्ताद था सुकरैट की मौत ने या उसके बाप की मौत ने। तो सोक्रेटिस की मौत जो है उसकी ज़िंदगी का एक ना भूलने वाला, नाकाबिले फरामोश वाक़या है, और उसने सुकरात अफलातून को जो है वो बहुत दुख पहुँचाया था।
तो सुक्रेटिस की मौत जो थी, जो उसका उस्ताद था, उससे वो बहुत मुतासर हुआ। प्लेटो बिलोंग टू द रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, नन ऑफ देम। क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, प्लेटो बिलोंग टू द, आगे दो ऑप्शन हैं, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट एंड आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। द करेक्ट ऑप्शन इज आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। प्लेटो जो है उसका तल्लुक आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के साथ है, बल्कि वो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का बानी भी है। सिर्फ दो जुमलों के अंदर इसकी वजाहत करना चाहूँगा कि ये एक बहस है पॉलिटिकल साइंस की कि फ़र्द और रियासत का आपस में तल्लुक क्या है और फ़र्द और रियासत में से ज़्यादा अहमियत किसे हासिल है। तो सियासी मुफक्रीन का वो ग्रोह जिनके नज़दीक रियासत ज़्यादा अहम है, लिहाजा फ़र्द का काम यह है कि वह रियासत की खिदमत करे, उन्हें आइडियलिस्ट कहा जाता है। और सियासी मुफक्रीन का वो ग्रोह जिनके नज़दीक फ़र्द जो है वो ज़्यादा अहम है और रियासत का काम यह है कि वो फ़र्द की खिदमत करे, यानी रियासत को फ़र्द के लिए बनाया गया है। जिन सियासी मुफक्रीन के नज़दीक रियासत को फ़र्द के लिए बनाया गया है वो रियलिस्टिक कहलाते हैं, और जिनके नज़दीक फ़र्द को रियासत के लिए बनाया गया है वो आइडियलिस्ट कहलाते हैं। तो प्लेटो इस हवाले से आइडियलिस्ट है और एरिस्टोटल जो है वो रियलिस्टिक है। द नेक्स्ट MCQ इज, इन प्लेटोज आइडियल स्टेट वन रीच एट द pinnacles of the state order at the age of 40, 50, 70. The correct option is 50. यानी प्लेटो का जो आइडियल स्टेट का जो नज़रिया है, आइडियल स्टेट का जो कंसेप्ट है, उसमें जो अरूज है हुक्मरानी का वो किस उम्र में जाकर जो है इक़्तिदार हासिल होता है, तो वो है 50 साल की उम्र में। द नेक्स्ट है, द ऑथर ऑफ द बुक स्टेट्समैन इज एरिस्टोटल्स or Plato's. The author of the book Statesman is Aristotle. Plato. The correct option is Plato. The next MCQ is, in which book Plato portrays the concept of ideal state. यानी प्लेटो की 3 बड़ी किताबें हैं, उनके नाम हैं द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन। तो उसने अपनी किस किताब के अंदर जो है आइडियल रियासत का जो है, आइडियल स्टेट का जो है वो नक्शा तैयार किया है? द करेक्ट ऑप्शन इज द रिपब्लिक। द नेक्स्ट MCQ इज, द एवरी नोशन ऑफ आइडियल स्टेट इज रिगार्डेड ए बाय द मॉडर्न सोशल थिंकर्स, रियलिटी, मिथ। दोबारा सुनिएगा, The every notion of ideal state is regarded A, आगे इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन लगेगा, by modern social thinkers। क्वेश्चन है, the every notion, और notion मीन्स नजरिया, the every notion of ideal state is regarded a myth। myth है कि आइडियल स्टेट का जितने भी नज़रियात हैं वो मिथ हैं, वो जो हैं वो रियलिटी नहीं है और उनके ऊपर अमल दरामद करना जो है वो मुमकिन नहीं है। द एवरी नोशन ऑफ आइडियल स्टेट इज रिगार्डेड ए मिथ बाय द मॉडर्न सोशल थिंकर्स। प्लेटोज कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ फिलॉसफी इंक्लूड्स बोथ men and women. Is it true or false? The correct option is true. दोबारा सुनिएगा, प्लेटोज कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ फिलॉसफी इंक्लूड्स बोथ men and women। यानी प्लेटो जो है जो वो फ़लसफ़ी बादशाह का कंसेप्ट पेश करता है तो वो उसमें ये तमीज़ नहीं करता कि फ़लसफ़ी बादशाह जो है वो सिर्फ मर्द हो सकता है, औरत नहीं हो सकती। वो इसमें दोनों को शामिल करता है, यानी वो मर्द, उसके नज़दीक मर्द और औरत दोनों जो है वो फ़लसफ़ी बादशाह हो सकते हैं। और प्लेटो की ख़ुसूसियत ये है कि वो दोनों को जो है वो यकसान ज़िम्मेदारियाँ सौंपता है। इस हवाले से जो है वो प्लेटो जो है वो तालीम के हवाले से भी जो है वो ख़वातीन को जो है वो तालीम के भी यकसा मौक़े देता है। तो ये इसमें ट्रू ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल होगा। अकॉर्डिंग टू प्लेटो विच इज़ द परवर्टेड फॉर्म ऑफ मोनार्की।
प्लेटो के मुताबिक मोनार्की की जो गुमराह कुन या गलत शक्ल है वो क्या है? डेमोक्रेसी, tyranny. The correct option is tyranny. According to Plato, which is the perverted form of monarchy, the correct option is tyranny. मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ प्लेटो, ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं इसमें प्लेटो के बारे में जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट का एक बहुत अजीम फिलासफर है उसके बारे में MCQs जो हैं वो उसका सिलसिला जो है वो जारी है. Who said that state comes into existence for the sake of life and it continues for the sake of good life? Aristotle, Plato. The correct option is Aristotle. तो एरिस्टाटल का प्लेटो के साथ जो तल्लुक है वो क्या है कि एरिस्टाटल जो है वो प्लेटो का शागिर्द है. तो इस हवाले से ये MCQ जो है वो इसमें शामिल किया गया है. द काज ऑफ सेडिशन इज ऑलवेज टू बी फाउंड इन इनइक्वालिटी. हु सेड? प्लेटो, एरिस्टाटल. द करेक्ट ऑप्शन इज एरिस्टाटल. अकॉर्डिंग टू प्लेटो, विच इज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ अरिस्टोक्रेसी? tyranny, oligarchy. The correct option is oligarchy. oligarchy को उर्दू ज़ुबान में कहते हैं चंद सरी हुकूमत. The correct MCQ is according to Plato, which is the perverted form of constitutional democracy. Monarchy, unconstitutional democracy. According to Plato, यानी प्लेटो के मुताबिक which is the perverted form, यहाँ पे ऑफ लगना है, perverted form of constitutional monarchy यानी दस्तूरी जमहूरियत की बिगड़ी हुई शक्ल क्या है? unconstitutional monarchy. The next MCQ is Plato says that the lawful rule of few persons is called oligarchy, aristocracy. The correct answer is aristocracy. Aristocracy means Ishrafia. According to Plato, the unlawful rule of one person is called monarchy, tyranny. The rule of one person is called monarchy. तो मोनार्की की जो बिगड़ी हुई शक्ल है, जब मोनार्क जो है, जब बादशाह जो है वो खुद गर्ज हो जाता है और वो नाइंसाफ़ी करता है, जुल्म सितम पे आ जाता है, then monarchy is called tyranny. The correct option is tyranny. Who is considered as the first fascist? Aristotle, Plato. The correct option is Plato. Man, when separated from law and justice, is the worst form of all animals. यानी इंसान को जब कानून से और इंसाफ से अलग कर दिया जाता है तो वो बदतरीन जानवर बन जाता है. Is the saying of Machiavelli, Aristotle. The correct option is Aristotle. Plato was born on 427 BC and died at the age of 80. The correct option is 80. यानी प्लेटो जो है वो 80 साल की उम्र में जो है उसका इंतकाल हुआ. What was the name of school or academy established by Aristotle? The correct option is Lyceum. What was the name of the school established by Plato? Academy. Aristotle was disciple of which among the following? Socrates, Plato, Saint Augustine. The correct option is Plato. The next MCQ is what was the name of Plato's father? प्लेटो का जो वालिद था उसका नाम क्या था? अरिस्टन, थॉमस एक्वानास. The correct option is Ariston. What was the name of Plato's mother? प्लेटो की वालदा का नाम क्या था? What was the name of Plato's mother? Perictian. The correct एक ही उसमें ऑप्शन है the Perictians. The next MCQ is the most prominent event that influenced Plato was the War of Peloponnesian, which started in.
प्लेटो की ज़िंदगी के अंदर दो बड़े अहम वाक़यात हैं। एक उसके उस्ताद का इंतकाल है और दूसरा जो है वो ये जो जंग हुई उसके इब्तदाई दौर के अंदर, तो वो जंग जो थी वो 430 BC में हुई, यानी कबल मसीह 430 कबल मसीह के अंदर जो है ये जंग लड़ी गई थी। तो ये वीडियो जो है ये मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरफ से आपके लिए तैयार की गई है और इसके अंदर मुख्तलिफ MCQs जो हैं शामिल किए गए हैं जिनका तल्लुक़ प्लेटो के साथ है, जो कदीम यूनान का एक अजीम फ़लसफ़ी है। इसमें चंद एक जो MCQs हैं वो एरिस्टाटल से भी रेलिवेंट हैं। एरिस्टाटल जो है वो प्लेटो का बहुत ख़ास शागिर्द है।